जय हिंद फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में आज है दोस्तों 21 जुलाई और आज की चर्चा में हम 3 रेलेवेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू। तो दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन सोसाइटी से पर्टिनेंट है। यहाँ पे बात करी जा रही है हमारे स्कूल हेल्थ सर्विसेज की। नाउ दैट द स्कूल्स आर ओपनिंग अप आफ्टर द पैंडेमिक, तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात करेंगे। देखिए, मेडिकल सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज में डिफरेंस होता है, खास करके अगर हम बच्चों की बात करें। बच्चों की मेडिकल नीड्स कुछ और है और हेल्थ नीड्स कुछ और है, तो इस बात को हम समझेंगे यहाँ पे। फिर एक हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे मिस रिप्रेजेंटिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को अक्सर हम कहते हैं कि जी तेल महंगा हो गया है, एडिबल ऑयल की प्राइसेस महंगे हैं, जो हम पेट्रोल डीजल प्राइसेस की बात करते हैं वो उसके दाम बहुत बढ़ गए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। लेकिन क्या इन्फ्लेशन सिर्फ एडिबल ऑयल या क्रूड ऑयल तक सीमित होता है? कहीं इन्फ्लेशन को हम मिस रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं क्या वाकई में? अब यहाँ पे व्यूज़ हैं, देखिए अपने व्यूज़ हर कोई लिखता है आर्टिकल्स में। अब यहाँ पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि वाकई में क्या इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके, रेपो रेट इंक्रीज करके अगर हम डिमांड को कर्टेल कर रहे हैं तो हम कहीं एक एसेंशियल कंपोनेंट को भूल तो नहीं रहे हैं, जो कि हम फूड एंड बेवरेजेस की बात करें कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसका क्या? हाउ कैन इंक्रीजिंग रेपो रेट कर्टेल द डिमांड फॉर एक्सेस फूड? और अंत में दोस्तों आर्टिकल रहेगा इंडिया वियतनाम के टाइज का। इंडिया वियतनाम के 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस साल कंप्लीट हुए हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड सो वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, लेडीज एंड जेंटलमैन। इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। फॉर दोज ऑफ यू जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या अगर आप अपने दोस्तों को भी रेफर करना चाहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप के बारे। फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, आपने अपना क्वेश्चन इस ग्रुप में पोस्ट करना होता है। मनमीत मैम जो कि एनवायरमेंट पढ़ाते हैं, वो आप सबके आंसर्स जो टेलीग्राम में आप भेजते हैं वो पढ़ के उसमें से बेस्ट आंसर जो होता है वो मुझे बताते हैं, और फिर हम वीडियो शुरू करने से पहले अगले दिन वो आंसर आपके सामने पोस्ट करते हैं। शाम को 6 बजे ये जो आंसर है टेलीग्राम के ग्रुप में पिन भी करा जाएगा। और एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मॉडल आंसर का। तो हमारी टीम के सदस्य हैं जो कि मॉडल आंसर लिखते हैं, और ये भी शाम को 6 बजे टेलीग्राम के ग्रुप में पिन कर दिया जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ डू हैव अ लुक एट द मॉडल आंसर। मे बी अभी ये जो मॉडल आंसर्स अभी हम जो बना रहे हैं आपके लिए, जो लिख रहे हैं, तो व्हाट वी विल डू इज कि जैसे जुलाई का महीना जब खत्म होगा ना, तो मंथ के एंड में कंपाइलेशन बना देंगे। कंपाइलेशन बना के टेलीग्राम के ग्रुप में ही पिन कर देंगे किस दिन, संडे को। एंड तो आप जो मॉडल आंसर्स रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, उसको आप पढ़ सकते हैं। नाउ अगर आपको टेलीग्राम चैनल का एक्सेस चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस लिंक को क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको चैनल का एक्सेस मिलेगा। नहीं मिलता अगर एक्सेस, तो आपने क्या करना है, आपने इस नंबर पे 6280-133-177 ड्रॉप इन अ मैसेज फ्रॉम योर टेलीग्राम ऐप ऑन दिस नंबर एंड वी विल ऐड यू फ्रॉम आवर एंड। नाउ as far as the best answer, so very well done once again जानवी का डे बिफोर yesterday भी काफ़ी अच्छा आंसर था, आज भी इनका आंसर काफ़ी अच्छा है। सो जानवी वेरी वेल डन, एंड आई सपोज कि ये आंसर आपने लेस देन 10 मिनट्स में लिखा है। देखिए अब देखिए जब हम तैयारी करते थे यूपीएससी की, तो हमें भी लगता था कि जी बहुत अच्छा आंसर लिखना है, परफेक्ट आंसर लिखना है ना, सारे के सारे डायमेंशंस डाल देने हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार 5-6 मिनट में आप क्या क्या डालोगे? 5-6 मिनट में आप कितना अपना आंसर एलैबोरेटिव करोगे? नहीं होता, टाइम इतना नहीं मिलता। यहाँ पे हम घर पे बैठ के चाहे 20 मिनट में आंसर लिखें, तो वहाँ पे तो हम बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट डाल सकते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस डाल सकते हैं। लेकिन जब 5 से 6 मिनट में आपने आंसर लिखना है, बिकॉज फोकस क्या है? फोकस है कि मेंस का पेपर हमने खत्म करना है ना, हमने क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोशिश रहे हम सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करके आए, तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारी हाई लेवल इंटेलेक्चुअल बातें वहाँ पे लेके आए। तो बहरहाल मुझे लगता है कि आपका आंसर पढ़ के कि आपने आंसर विद इन 10 मिनट्स, लेस देन 10 मिनट्स में लिखा, सो वेरी वेल डन। आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें इन्होंने जो शुरुआत करी आंसर की, तो यहाँ पे थोड़ा सा डीपीएसपी को लेकर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर इन्होंने बात करी है कि क्या ऐसे हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं जो कि हमको इंकरेज करते हैं अपने हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्या क्या चैलेंजेस हैं कि डिस्पाइट लेजिस्लेशंस के अलावा हमारे क्या चैलेंजेस हैं जो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दे फेस स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजर्वेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टैंजिबल हेरिटेज। और उसकी स्टडी की बात करें तो जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वेल प्लान्ड सिटीज़, ड्रेनेज सिस्टम्स की बात हम समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिटीज़ को स्टडी करके ही हमको ये बातें पता लगी हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको स्टडी करके, चाहे टेम्पल्स हैं, चाहे वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर हो, चाहे मुगल आर्किटेक्चर हो, वट एवर इट माइट बी ना, वो उसकी स्टडी करनी बहुत सिग्निफिकेंट रहती है, राइट। और उसकी और आगे जाके व्हाट आर द फर्दर स्टेप्स वी कैन इनकलकेट
इन द फ्यूचर कि हम इसकी स्टडी को और प्रमोट कैसे कर सकते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स मेंशन करे हैं. बट नेवरदलेस डू रीड द मॉडल आंसर ऑल्सो, बिकॉज मॉडल आंसर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है. मे बी कुछ पॉइंट्स आपको मॉडल आंसर से भी मिल जाएंगे, राइट. सो वेरी वेल डन जानवी. इवन देन आप जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में आपने कितने टाइम में लिखा है. आई अज्यूम कि आपने लेस देन 10 मिनट्स में लिखा है. चलिए, सो आज की चर्चा शुरू करेंगे. रीवैम्पिंग इंडियाज स्कूल हेल्थ सर्विसेज. नाउ बैक टू स्कूल. सो देखिए, अब 2 साल के बाद अब पैंडेमिक इज वेनिंग डाउन एंड ऑब्वियसली ऑनलाइन एजुकेशन ठीक है अपनी तरफ है. मतलब बच्चों को आप नहीं कह सकते कि यूट्यूब पे वीडियो देखो या आप सिंपल जो अरिथमेटिक स्किल्स हैं, जो सिंपल लाइक रीजनिंग एबिलिटी स्किल्स होती हैं, जो सिंपल अगर हम बात करें बच्चों की नॉलेज की, क्लास 1, 2, 3 के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा टाइम हम ऑनलाइन भी नहीं इंकरेज कर सकते हैं पढ़ने के लिए. नाउ सिंस द स्कूल्स आर ओपनिंग अप, और नाउ सिंस पिछले लास्ट 2 सालों में हमने ये बात भी देखी है, हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस रहा है. तो अब जहाँ पे हम लर्निंग रिकवरी की बात करते हैं, लर्निंग आउटकम्स को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जो रिलीज करी गई थी, उसमें भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे काफ़ी एम्फेसिस दिया गया था. तो बहुत ज़रूरी है कि अब हम अर्जेंटली फैक्टर करें जो हेल्थ नीड्स हैं, खास करके बच्चों की, स्कूल चिल्ड्रन की. ना अब हेल्थ केयर जो नीड्स होती हैं उसको हमेशा ना काफ़ी मतलब डिस्टिंक्शन समझनी ज़रूरी है. हेल्थ केयर नीड्स क्या है और आपकी जो मेडिकल केयर नीड्स क्या है. ठीक है, मेडिकल केयर में ठीक है, आप बीमार हैं, आपको खांसी है, जुकाम है, फीवर है, वायरल है, चलो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आपकी मेडिकल केयर नीड्स आ जाती हैं. अब चलो बच्चे जो होते हैं, स्कूल एज चिल्ड्रन जो होते हैं, दे हैव अ रिलेटिवली लो सिकनेस रेट ऑल्सो. लेकिन जहां तक उनकी एज स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स की बात करें, तो हेल्थ नीड्स क्या होती हैं. तो फॉर एग्जांपल वो खाना किस तरह का खा रहे हैं बच्चे. आज के टाइम पे हम देखते हैं, चलो भारत में 2 तरह के डिवाइड देखते हैं. एक तो है मैलनरिश बच्चे होते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि बच्चे बहुत ओबीस होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं. तो उनकी बहुत अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स हैं, है ना, इरेगुलर स्लीपिंग एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ रात तक लाइक लेट नाइट तक गेम्स खेलना, ऑनलाइन गेम्स खेलना, वीडियोस देखना, या मे बी आज के टाइम पे तो बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी भी होती है. सो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में एंगेज होना, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में एंगेज हो रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी बाहर फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी ये सब गेम्स नहीं खेलते हैं वो, और उसके चलते उनको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा टाइम अगर आप फ़ोन पे स्क्रीन पे एक्सेस कर रहे हैं, राइट. सेक्शुअल बिहेवियर की बात करें, सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस की बात करें, अब्यूज़ ऑफ टोबैको, अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं ये हेल्थ एज स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स हैं. ठीक है, अब जिस तरह की आदतें उनकी बचपन में होंगी वही आदतें उनकी बड़े होकर उनकी हैबिट्स तो देखिए अब वो पक्की हो जाएंगी. ठीक है, वही इनग्रेन्ड रहेंगे जब आप बड़े होंगे. तो इस करके बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फाउंडेशन है बचपन में, किस तरह का आप हेल्दी बिहेवियर, किस तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल. अब देखिए कोरोना के चलते ना एक और चीज़ बहुत सेंट्रली हमारे सामने आई है कि हमको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है. तो चाहे हम यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हमको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमको टाइम पे सोना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, अपना अच्छा खाना खाना है. तो अब ये सब बातें देखिए बेसिक बातें अगर हम बचपन से अपने आप पे इनग्रेन रखेंगे तो हम अडल्टहुड में भी हम ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे. अब आज के टाइम पे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस देखते हैं, है ना, बीपी है, कैंसर है, शुगर की प्रॉब्लम है, 25-26 साल के बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, सब क्यों हो रहा है? बिकॉज बचपन में आदतें ठीक नहीं थी. इस करके स्कूल हेल्थ सर्विसेज का इसके ऊपर एम्फोसाइज करना बहुत ज़रूरी है. अब अगर हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो उसका जो पहला डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड था दैट गोज बैक टू 1909. तो प्रेसिडेंसी ऑफ बड़ौदा ने बिगैन द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. उसके बाद जोसेफ बोर कमेटी 1946 की रिपोर्ट में ऑब्जर्व करते हैं कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो भारत में है वो बहुत अंडर डेवलप्ड है और नॉन एग्जिस्टेंट है. तो 1953 में सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी भारत सरकार के द्वारा जो अपॉइंट करी गई थी, उसने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इंटरवेंशंस रेकमेंड करे थे कि कैसे स्कूल हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन किया जा सकता है. लेकिन उसके बावजूद भी आज के टाइम पे भी जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वो सिर्फ एक टोकन सर्विस है. अब यहाँ पे बात करें एक इनिशिएटिव जो दिल्ली सरकार ने रिसेंटली मार्च 2022 में लॉन्च किया था. अब इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे. पहला कि इंपॉर्टेंस क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज की, खास करके पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में, है ना, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे एक पहला ऑब्जेक्टिव था. दूसरा कि इंपॉर्टेंस क्या रहेगा मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की, बिकॉज यहाँ पे ये जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो कि शुरुआत में 20 स्कूल्स में शुरू करा गया था, अभी पूरे लाइक दिल्ली के स्कूल्स में कवरेज नहीं करा था, अभी खास करके सरकारी स्कूलों में शुरू किया था. तो जहाँ पे मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बात आती है फॉर स्कूल हेल्थ सर्विसेज, तो इसको जो फंडिंग मिल रही थी वो कहाँ से मिल रही थी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड से इसको फंडिंग मिली थी इस इनिशिएटिव को. अब यहाँ पे कॉलमनिस्ट बात करते हैं एक फ्रेश अप्रोच के बारे.
ठीक है, देखिए बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया हो या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में, बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि एक वेल फंक्शनिंग और वेल इफेक्टिव स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं। अब यहाँ पे यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक अप्रोच सजेस्ट करी गई है, फ्रेश अप्रोच। तो फ्रेश एक एक्रोनिम है, इसका जो फुल फॉर्म बनता है वो क्या है, फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कोर एरियाज की बात करते हैं जो इस अप्रोच में आती है। अब फोकस क्या है स्कूल हेल्थ पॉलिसीज में, जैसे कि चलो हम साफ पानी की बात करें, सैनिटेशन। अब देखिए सैनिटेशन, साफ पानी, साफ एनवायरनमेंट, इसको लेके तो चलो पैंडेमिक आया या नहीं आया, लेकिन इसको लेके तो वैसे ही पिछले 7-8 सालों में बड़ा अवेयरनेस मोबिलाइज करी जा रही है। फिर स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन और स्कूल बेस्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज की बात आ जाती है। ठीक है, तो इसमें चलो मिड डे मील स्कीम कंपोनेंट भी आपका कवर्ड हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करना, ऑलरेडी हमारा रिकॉर्ड कितना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखिए हमारा रिकॉर्ड 101 नंबर पे है। एक और बात थोड़ी यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि चलो प्राइवेट स्कूल्स में तो शायद फिर भी देखिए प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस ज़्यादा होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूल्स में कहीं गुना ज़्यादा बेटर होता है सरकारी स्कूलों से, लेकिन स्कूल हेल्थ सर्विसेज का जो फोकस है वो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ही रखा जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं इसको हम प्राइवेट स्कूल्स में भी उतना ही इंकरेज करें, उतना ही प्रमोट करें। अब अपॉर्चुनिटी इन रीओपनिंग की बात करते हैं, तो स्कूल्स खुल रहे हैं तो ये अब अपॉर्चुनिटी है कि हर एक स्टेट को, देखिए अब हर एक स्टेट रिव्यू कर सकता है द स्टेटस एंड देन अकॉर्डिंगली एवरी स्टेट कैन ड्रॉ अ रोड मैप कि कैसे अपने सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों में कैसे स्कूल हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना है। 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा जो भी ग्रांट्स दी गई हैं फॉर द हेल्थ सेक्टर उसको कितना लेवरेज किया जा सकता है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग आपका जो स्कूल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। फिर ऐसे पीरियोडिकली हेल्थ टॉक्स और लाइफस्टाइल सेशंस को कंडक्ट करवाना, ऐसे जो लाइफस्टाइल ट्रेनर्स हों या जो डॉक्टर्स हों, मेडिकल एक्सपर्ट्स हों या टीचर्स हों। ठीक है, कम्युनिटी अवेयरनेस को प्रमोट करना। ठीक है, कम्युनिटी कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द स्कूल हेल्थ सर्विसेज। राइट, उसके बाद सेक्स एजुकेशन की बात करें, बिकॉज आमतौर पे सेक्स एजुकेशन एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है इंडिया में, तो सेक्स एजुकेशन की बात करें या मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें तो इसको लेके अवेयरनेस भी बढ़ाना। तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल हेल्थ सर्विसेज में मेडिकल नीड्स की बात नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि किसी को खांसी है, जुकाम है, वायरल हुआ है ना, निमोनिया हुआ है, वो सब बातें नहीं यहाँ पे हो रही हैं। आपकी हेल्थ नीड्स की बात हो रही है, एज स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स जो बच्चों की रहती हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स है दे शुड बी सप्लीमेंटेड विद ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल्सो। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, एग्जाम की तैयारी हो, अब बच्चे चाहे क्लास 1 में हो, चाहे क्लास 10 में हो, चाहे क्लास 12th में हो, है ना। स्कूल तो देखिए क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो आपका स्कूलिंग आती है। अब पैंडेमिक के चलते भी बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस था, कई बार बच्चों को स्ट्रेस होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो स्कूल में बेशक आपके फिजिकल क्लिनिक्स होते हैं लेकिन बच्चों को थोड़ा हेसिटेशन होता है क्लिनिक्स में आने के लिए, टैबू सा लगता है कि भी अगर मैं जाऊँगा काउंसलर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जो स्कूल के हैं तो पता नहीं बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। तो इस करके यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड रहें बच्चों की मेंटल हेल्थ नीड्स के लिए, तो बहुत ज़रूरी है। बच्चे देश का भविष्य हैं, तो बच्चे अगर फिजिकली, मानसिक तौर पे, फिजिकल तौर पे अगर स्वस्थ रहेंगे तो ही आगे जाके वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे देश की उन्नति के लिए, इकोनॉमी के लिए। और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, तो पीरियोडिकली पेरेंट टीचर मीटिंग्स को कंडक्ट करना भी ज़रूरी है। पेरेंट्स देखिए, अब एक बच्चा है, आई थिंक 6 से 7 घंटे, अगर सुबह 8 बजे आप स्कूल जाते हैं, 2-2:30 बजे वापस आते हैं, तो 6-7 घंटे बच्चा स्कूल में लगाता है, बाकी का टाइम घर पे लगाता है। तो बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है उसमें स्कूल का और पेरेंट्स का दोनों का ही बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है। तो पीरियोडिकली पेरेंट टीचर मीटिंग होना वो भी बहुत ज़रूरी है। इससे जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स है पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी, वो भी बढ़ेगा। अकाउंटेबिलिटी किसको, बच्चों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव की। तो फरवरी 2020 में, है ना, ये जब लॉकडाउन वगैरह जब शुरू हुआ तो पैंडेमिक से एक महीने पहले की बात है, भारत सरकार ने लॉन्च किया था स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि स्किल्स को टीच करना विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम, अब ये देखिए ऐसी ये अब EQ ओरिएंटेड स्किल्स आ जाती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस ओरिएंटेड स्किल्स आ जाती हैं, है ना। अब यहाँ पे IQ से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे इमोशनल वेलबींग हो गया, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे इंकरेज करना है, प्रमोट करना है। अब ये सब बातें तो चलो अब हम पैंडेमिक के चलते बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, इमोशनल वेलबींग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पर ये सब वैल्यूज बच्चों को बचपन में इनकॉर्पोरेट करना तो बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो बड़े होके इमोशनली भी इंटेलिजेंट बन पाएंगे।
ठीक है। तो ये जो पहला फेज था इसकी इम्प्लीमेंटेशन का, ये सारे ही जो सरकारी स्कूल हैं वो चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हों, चाहे वो सेकेंडरी लेवल पे हों, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हों, ऑफ दी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो आपको याद होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नीति आयोग के द्वारा शॉर्टलिस्ट करे गए थे। तो जो थोड़े बैकवर्ड हैं, जिनके जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा कोई ज़बरदस्त नहीं थी, वॉज वेरी सब ऑप्टिमल, कुछ ज़्यादा इसमें वो वाली बात नहीं थी। तो अब क्योंकि इस इनिशिएटिव को शुरू किया था 2020 में, तो इस इनिशिएटिव को भी रिव्यू किया जा सकता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, बार बार ये बात मैं कहता रहता हूँ। पॉपुलेशन रिपोर्ट भी, जो यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट पीछे आई है, तो वो ये बताती है कि आने वाले समय में जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है। आज जो बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 20 साल बाद वो 25-26 साल का होगा, नौकरी कर रहा होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि वो बच्चा जो आज 5-6 साल का, कि इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करे, चाहे वो जो भी हो, डॉक्टर बने, आईएएस बने, इंजीनियर बने, वट एवर दैट माइट बी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट वाला एंगल आता है, उसकी एजुकेशन को, उसकी हेल्थ को, उसका हम खास ख्याल रखें। तो चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, चाहे एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, वो भी इस बात का बहुत खास ख्याल रखें। और जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी ज़्यादा अच्छी तरह से हमारे देश में डेवलप नहीं हुई हैं। तो हर एक जो सिटीज़न है, हर एक जो अवेयर सिटीज़न है, लाइक माइंडेड सिटीज़न है, दे शुड वर्क टूवर्ड्स कि कैसे स्कूल हेल्थ सर्विसेज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी देखने के लिए, राइट। चलिए, तो अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, द कॉस्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटिंग इन्फ्लेशन। तो पुलप्रे बालकृष्णन जी ने आर्टिकल लिखा है। थोड़ा सा उनका आर्टिकल्स हमेशा जब भी हिंदू में आते हैं थोड़े क्रिटिकल होते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्रिटिसिज्म करा गया है कि आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट हाइक है, क्या वो इफेक्टिव होगा इन्फ्लेशन को कंटेन करने में, कहीं हम इन्फ्लेशन को शालवी से मिसरीड तो नहीं कर रहे हैं। तो उनके व्यूज़ हैं, उनके व्यूज़ को समझते हैं। देखिए, अब इन्फ्लेशन, महंगाई हर एक देश के लिए बहुत बड़ा विषय है ना। बहुत सारी जो लोग हैं महंगाई से बहुत परेशान हो चुके हैं। पैंडेमिक के बाद रिकवरी हो रही है, तो चाइना में लॉकडाउन्स हो, चाहे रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो काफ़ी देखने को आ रहे हैं। हम अपने देश की बात करें तो चलो, हमारी भारत सरकार में चलो भारत सरकार का ये कहना है कि हम वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, दैट यू नो वी स्टिल हैव दैट स्वीट स्पॉट। हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। इतनी महंगाई हमारे यहाँ पे नहीं है जितनी बाकी देशों में है। लेकिन यहाँ पे कॉलमिनिस्ट कहते हैं कि ग्रोथ परफॉर्मेंस, अगर भारत सरकार इस बात का बोझ, अब देखिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, हर किसी के अपने व्यूज़ हैं, है ना। तो उनके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। बिकॉज देखिए, पहली बात तो ये है कि पैंडेमिक से पहले भी हम कुछ बहुत ज़्यादा एक अच्छी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी। कंट्रैक्शन, चलो इतनी, अब हमने तो चलो पैंडेमिक के चलते 24%, 25% कंट्रैक्शन अपनी जीडीपी में देखा है। इतनी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी भी हमारी इकॉनमी नहीं थी। हमारी इकॉनमी, वी वेंट इन द पिंक ऑफ द हेल्थ ऑफ, इफ वी टॉक अबाउट द इकॉनमी, राइट। और हमारी जो इकॉनमी है दैट कंट्रैक्टेड द मोस्ट इनफैक्ट एज कंपेयर टू ऑल द अदर इमर्जिंग इकॉनमीज एज वेल, राइट। और जो हमारा रियल जो जीडीपी आउटपुट था 2021-22 में, दैट वाज आल्सो नॉट वेरी हायर एज कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक ईयर ऑफ 2019-2020। नाउ, इन्फ्लेशन इन इंडिया, देखिए अब एक और क्लेम है भारत सरकार के द्वारा। चलो देखो, अभी रेपो रेट हाइक हुआ था, तो इससे पहले इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम तो बिल्डअप हो रही थी, 2021 से बिल्डअप हो रही थी। तो तब आरबीआई के गवर्नर का ये कहना था कि ये जो इन्फ्लेशन है ये ट्रांजिटरी इन नेचर है। अभी जब थोड़ा सा चीज़ें, क्योंकि उस वक्त सेकेंड वेव, थर्ड वेव, सक्सेसिव वेव्स कोरोना के आ रहे थे, तो आरबीआई के गवर्नर ने कहा था कि अभी थोड़ा ट्रांजिटरी इन नेचर है, सब अभी स्टेबलाइज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नोबडी एक्सपेक्टेड कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई जो है वो 5 महीने, अब 6वां महीना शुरू हो जाएगा, कितने लंबे टाइम तक वो खींची जाएगी। अब उसके चलते ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अब ये भी पता है कि जो महंगाई की प्रॉब्लम है वो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, हर जगह पे है। लेकिन अब ये कहना, भारत सरकार का ये कहना था कि हमारे यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कंपैरिजन। हमारी टॉलरेंस रेंज कितनी है महंगाई की? देखिए, जो हम अपना इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो 4+-2%, ठीक है। यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% से लेके 6% के बीच में हो तो टॉलरेबल है। 2% से कम भी चिंता का विषय है, 6% से ज़्यादा भी चिंता का विषय है। अब अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में अभी हमने कल भी आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे हमने डॉलर की बात करी थी, तो हमने ये भी बात डिस्कस करी थी कि जो अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है जून में लगभग 9.1% था। इंडिया की बात करें, चलो अभी हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन इज अराउंड अबाउट 7.1%। पीछे हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन अगर हम बात करें 8% तक पहुँच गया था। तो ये कहना कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं है एज कम्पेयर टू दी अदर इकॉनमीज, तो लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं है। अमेरिका में भी 9% के आसपास इन्फ्लेशन थी, हमारे यहाँ पे भी 8% पहुँच चुका था।
गवर्नर ऑफ आरबीआई ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि देखिए कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो आप हमारा गला मत पकड़िए, कि भी देयर इज अ नीड टू रिकॉग्नाइज द ग्लोबल फैक्टर्स इन इन्फ्लेशन एज वेल इन द वेक ऑफ द यूक्रेन वॉर विच इज हैपनिंग। ठीक है, लेकिन परहैप्स यहां पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि टाइम अब आ चुका है, टाइम उचित है इस बात को एक्नॉलेज करना कि जो अभी महंगाई भारत में है इसमें ग्लोबल फैक्टर्स का कम लेना देना है, ये रॉन्ग परसेप्शन है, लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर्स का यहां पे ज्यादा लेना देना है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे बताते हैं, तो फैक्टर्स ड्राइविंग दी इन्फ्लेशन, तो यहां पे वो डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात करेंगे, अगर हम कहें कि शार्पली इंक्रीजिंग प्राइसेस जो हैं एडिबल ऑयल्स की या हम क्रूड ऑयल की बात करें, तो इन्फ्लेशन को सिर्फ उस नजरिए से देखना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि देखिए चलो अगर अब यहां पे इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो यार्डस्टिक आता है सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आता है, किसी जमाने में डब्ल्यूपीआई का इंडेक्स एक इंडिकेटर माना जाता था यानी कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का, अभी सीपीआई की बात करते हैं। लेकिन यहां पे ये कहते हैं कि जो कंसर्न गुड्स हैं, चाहे वो एडिबल ऑयल्स हैं चाहे वो आपके क्रूड ऑयल हैं, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं बनाते अगर हम पार्ट ऑफ कंजम्पशन की बात करें, खास करके रूरल इंडिया की बात करें, सो दिस फॉर्म्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंजम्पशन बास्केट ऑफ द सीपीआई। ठीक है, सो अगर इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो जैसे फ्यूल एंड लाइट और फैट एंड ऑयल, तो ये दो कमोडिटी ग्रुप्स आते हैं सीपीआई में। ठीक है, अब फ्यूल एंड लाइट और फैट्स एंड ऑयल्स को सिर्फ इंपोर्टेड फ्यूल या एडिबल ऑयल्स के नजरिए से देखना क्या वो उचित रहेगा? इनफैक्ट यहां पे कॉलमनिस्ट ये बताते हैं कि जो महंगाई है, इनफैक्ट इन्फ्लेशन वाज लोअर इन द फर्स्ट 5 months ऑफ 2022 दैन इन द लास्ट 5 months ऑफ 2021। इन्फ्लेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंपोर्टेड फ्यूल यानी कि हम क्रूड ऑयल की बात करें एंड एडिबल ऑयल्स की बात करें। ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरा कमोडिटी ग्रुप जो है फूड एंड बेवरेजेस, अगर उसको एग्जामिन करते हैं तो जो इन्फ्लेशन है फूड एंड बेवरेजेस के उसमें कैटेगरी में, दैट वाज मच हायर इन द मोर रीसेंट पीरियड, यानी कि जो फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन था दैट वाज मच हायर इन द फर्स्ट 5 months ऑफ 2022। ठीक है, तो एस्टिमेटेड जो अब एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ फूड एंड बेवरेजेस वो कहीं गुना ज्यादा है टू द करंट इन्फ्लेशन के, बाकी सारे जो अगर फ्यूल की बात हो या फैट्स एंड ऑयल्स की बात हो तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इन्फ्लेशन वो कहीं गुना ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द फूड एंड बेवरेजेस कंपोनेंट। नॉट रॉन्ग ट्रीटमेंट, तो कहीं हम देखिए अब आरबीआई, अब हमारे टूल्स है रेपो रेट हाइक करते हैं, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो, आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं। ठीक है, आरबीआई, अब ये बात तो ठीक है, चलो ये बात को तो हम नहीं बिल्कुल कह सकते, इग्नोर कर सकते कि डेफिनेटली ग्लोबल फैक्टर्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न, लेकिन हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंट व्यू। अब ऑब्वियसली अब आप रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं, है ना, रेपो रेट को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप डिमांड को कर्टेल करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये जो ट्रीटमेंट है महंगाई का, क्या ये जो डायग्नोसिस है महंगाई का, क्या ये सही है? बिकॉज प्राइस ऑफ फूड जो है वो तो ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रही है एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ एनी अदर कंज्यूमेबल गुड। ठीक है, तो जो एक्सेस डिमांड है मार्केट में वो किसके लिए? खाने के लिए, फूड स्टफ के लिए। ये बात यहां पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं एंड इट इज दिस डिमांड विच नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। तो आरबीआई जो रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है, क्या उससे जो डिमांड है फूड स्टफ्स की वो क्या एलिमिनेट हो सकती है? नेसेसरी फूड यहाँ पे फूड सरप्लस की बात करें, देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो नाकामी है, ठीक है, जो इनएडिक्वेसी है टू एड्रेस द फूड प्राइस ड्रिवन इन्फ्लेशन, ये और भी इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने फ्लैग करी है, इसका कंसर्न और भी इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने कहा है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोबल जो लॉरिएट हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज की बात करें, उन्होंने ये कहा है कि रेजिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो महंगाई की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने वाला। तो फोकस जो है वो डिमांड साइड पे कम, लेकिन जो फोकस है वो फिस्कल पॉलिसी पे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि सप्लाई साइड इंटरवेंशंस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब अगर अमेरिका के फेडरल बैंक के चेयरमैन की बात करें जेरोम पावेल, उन्होंने रिसेंटली कहा था कि देखो हमारी सरकार का और हमारे फेडरल बैंक का जो रिजॉल्व है महंगाई के अगेंस्ट जो लड़ाई है, जो फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, वो तो अनकंडीशनल है ना, लेकिन बहुत जो अ बिग पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन वोंट बी अफेक्टेड बाय आवर टूल्स, वोंट बी अफेक्टेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये बात जब यूएसए के फेडरल बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं, जब इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, तो हम इस बात पे गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, जब चलो अगर कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की बात को हमने नहीं माना, अगर कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी विल बी इंपोर्टेंट टू डील विद द फूड इन्फ्लेशन, लेकिन जब हेड ऑफ द लीडिंग सेंट्रल बैंक यानी कि अमेरिका के फेडरल बैंक के हेड जब ये बात बोल रहे हैं, तब हम अपनी अटेंशन यहाँ पे क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? तो देयरफॉर यहाँ पे एक सवाल खड़ा उठता है, देयरफॉर टू से दैट कि जो करंट इन्फ्लेशन है दिस कैन बी डेल्ट विद इफेक्टिवली बाय मॉनेटरी पॉलिसी, क्या इस बात को रीवैल्यूएट करने का समय आ चुका कि नहीं आया? ये बात यहाँ पे एज अ क्वेश्चन कॉलमनिस्ट खड़ा करते हैं। कंक्लूजन की बात आती है ना,
टू होल्ड ऑन टू द व्यू दैट इन्फ्लेशन जो है भारत में दैट इज ड्यू टू द एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, एंड वो उसका जो क्योर है उसको ट्रीट करना है तो दैट कैन बी डन बाय रेजिंग द इंटरेस्ट रेट। नाउ यहां पे अगेन इस चीज को वेरीफाई करने की बात करी गई है, बिकॉज इससे क्या होगा कि अगर हम अगेन इंटरेस्ट रेट बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड को अगर हम कट करना चाह रहे हैं, कंटेन करना चाह रहे हैं, तो लेकिन जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के कारण जो फूड प्राइसेस के दाम बढ़ रहे हैं उस पे हमारा फोकस नहीं जाएगा, और अगर सप्लाई साइड इंटरवेंशंस पे, सप्लाई साइड इश्यूज पे हमारा फोकस नहीं जाएगा तो डेफिनेटली वी विल डिरेल द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी। तो जो करंट इन्फ्लेशन है दिस रिप्रेजेंट्स अ डोमेस्टिक इम्बैलेंस एंड दिस विल नॉट एंड विद द क्रैशिंग ऑफ द फूड प्राइसेस। नाउ लास्ट आर्टिकल दोस्तों आज का इंडिया वियतनाम टाइज की यहां पे बात कर रहे हैं कि कैसे और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं इंडिया वियतनाम के रिलेशंस। तो दोस्तों इंडिया और वियतनाम 50th एनिवर्सरी बना रहे हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। बाय द वे 2022 आल्सो मार्क्स द 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस एज वेल, राइट। सो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कन्वर्जेंस है उनके स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। इंडो पैसिफिक को लेके बहुत ज़्यादा बात करी जाती है ना। इंडो पैसिफिक को लेके बहुत हम कन्वर्जेंसेस देख रहे हैं, हम मिनी लिटरलिज्म की बात करें, क्वाड अलायंस हो, ऑकस अलायंस हो, ठीक है। इंडिया का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, तो उसके लिए वियतनाम इंडिया के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है। बिकॉज देखिए हम भी अपनी इंडिपेंडेंट, हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ अलायंसेस बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो मल्टीलेटरल फोरम हो, चाहे वो मिनीलेटरल फोरम हो, या चाहे वो बायलेटरल मैकेनिज्म के थ्रू हो, कि कैसे हम अपनी जो प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में बढ़ा सकते हैं और कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है स्टेबल रहे, प्रॉस्परस रहे और चाइना को कंटेन करने में भी ये अलायंसेस सक्षम रह सकें, ठीक है। अब आने वाले समय में अगर कैसे हम स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट दिखा सकते हैं एज फार एज द पॉलिटिकल लीडरशिप इज कंसर्न, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हमने बिल्ड करे हैं इंडिया वियतनाम के बीच में उसको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वही तय करेगा कि आने वाले समय में हमारे रिश्ते और कितने ज़्यादा मजबूत बन सकते हैं। तो दोस्तों वियतनाम की बात करें, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं वियतनाम की जो राजधानी है वो क्या है, हनोई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ टोंकिन इसके सराउंड करता है, ठीक है। सो दोस्तों शेयर्ड कंसर्न्स की बात करें तो हम यहाँ पे कॉलमनिस्ट कहते हैं कि एसेंशियली हम एक मैरिटाइम नेशन है, ठीक है। बहुत सिग्निफिकेंट हमारा ओशन के थ्रू ट्रेड होता है, सी ट्रेड होता है। इनफैक्ट अगर हम अपने एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें सो ओवर 90% बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू ये थ्रू सी होता है। तो हम बहुत डिपेंडेंट रहेंगे सीज के ऊपर फॉर ट्रेड एंड कमर्स। तो हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करें, ओपन सीज की बात करें, है ना, तो ये प्रिंसिपल्स को हम अपहोल्ड करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में भी। चाइना को प्रॉब्लम होती है खास करके जब इंडो पैसिफिक टर्म कॉइन करते हैं, ठीक है। चाइना कहता है कि इंडो पैसिफिक कोई टर्म नहीं है, इट्स एपैक, एशिया पैसिफिक। नाउ इन द रीसेंट पास्ट हमने जो अपने एफर्ट्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज करे हैं अपने मैरिटाइम नेबर्स के साथ इंक्लूडिंग वियतनाम के, कैसे हम और ज़्यादा इंडो पैसिफिक पे अपनी कन्वर्जेंसेस को बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे रिश्ते हैं वियतनाम के साथ, ठीक है, तो वियतनाम और इंडिया के रिश्ते मजबूत होना, एक दूसरे के साथ दोस्ती बढ़ाना, दैट इज इररिस्पेक्टिव, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स हैं या वियतनाम और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, राइट। तो साउथ चाइना सी में वियतनाम और चाइना के बीच में भी काफ़ी झगड़े हैं। अगर हम स्प्रैटली आइलैंड्स की बात करें साउथ चाइना सी में, अगर हम ईस्ट चाइना सी के कन्फ्लिक्ट्स की भी बात करें तो चाइना की जो मस्कुलर पॉलिसी है, जो मस्कुलर अग्रेशन है, उससे वियतनाम भी काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है, ठीक है ना। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जो हमारे स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं हमारे रिलेशंस के, वो शुरुआत होते हैं 1980s में। 1990 में पीवी नरसिम्हा राव जब लुक ईस्ट पॉलिसी कॉइन करते हैं तो हमारे रिश्ते और इंटीग्रेट होने शुरू होते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, विच इंक्लूड्स वियतनाम। फिर उसके बाद 2014 में जैसे आप जानते हैं मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने लुक ईस्ट का नाम रखा एक्ट ईस्ट, ठीक है, जहाँ पे और ज़्यादा इंटीग्रेशन हम कैसे ईस्ट एशियन रीजन के साथ दिखा सकते हैं, पीपल टू पीपल रिलेशंस कैसे बढ़ा सकते हैं, कल्चरल लिंक्स, सिविलाइजेशनल लिंक्स, कमर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वियतनाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चलते भी हमारा एक बहुत वैल्यूएबल पार्टनर बनता है, ठीक है। दोनों देश वर्क कर रहे हैं कि अपने जो शेयर्ड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं उसके ऊपर कैसे वो इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। एंड बोथ द कंट्रीज दे स्टैंड फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड सिक्योरिंग द इफेक्टिव सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड इस रीजन से होता है। अब कन्वर्जेंस की बात करें तो हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट जो है इस रीजन में वो बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली हम चाइना को कंटेन करना चाहते हैं और स्ट्रेटेजिकली जो अमेरिका भी इस बात को लुक अप टू करता है कि इंडिया शुड बिकम द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द इंडो पैसिफिक रीजन। तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्स करते हैं विद वियतनाम, क्योंकि वियतनाम की जो डिजायर है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, बिकॉज वियतनाम डजंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम चाइना। दोनों कंट्रीज जो हैं दे बेनिफिट फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्ग बायलेटरल रिलेशनशिप, सो इट्स अ विन विन कंडीशन फॉर बोथ ऑफ देम। और जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और वियतनाम के,
ठीक है, उनके जो शेयर्ड एप्रीहेंशंस है विद द कॉमन नेबर चाइना, तो वहाँ पे भी कन्वर्जेंस है, ठीक है, दोनों के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ, तो अगेन वहाँ पे कन्वर्जेंस आ जाता है ना। तो दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो आपका दोस्त बन सकता है, आपके दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त बन सकता है। तो वियतनाम इज ऑब्वियसली ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बिकॉज जो इसकी पोजीशन है, जैसे अभी आपने पीछे मैप में देखा कि वियतनाम की सराउंडिंग साउथ चाइना सी आ जाती है, ठीक है। नाउ अब अगर ड्राइविंग फोर्सेस की बात करें तो डेफिनेटली काउंटरिंग एन असर्टिव चाइना, दैट इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर बोथ इंडिया एंड वियतनाम टू स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप्स, राइट। हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं ईस्ट एशिया के साथ, एशियान रीजन के साथ, वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, और हमने रिकॉग्नाइज करा है कि जो इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस एरिया में जो फ्लो क्रॉस करते हैं, अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मोर देन 55% ऑफ इंडिया ट्रेड विद द इंडो पैसिफिक रीजन दैट पासिस थ्रू द साउथ चाइना सी, ठीक है। नाउ साउथ चाइना सी ऑब्वियसली ऑक्यूपाइज अ वेरी सिग्निफिकेंट जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक पोजिशन एज वेल। और हम अपनी नेवी की बात करें तो जो हमारी नेवी है, इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ऑल्सो अंडरलाइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, वो फॉरवर्ड मैरीटाइम प्रेजेंस, और हम चाहते हैं कि हम कैसे नेवल स्ट्रेंथ अब अपनी नेवी के थ्रू, अपनी आर्मी के थ्रू कैसे हम कैपेसिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं वियतनाम की आर्मी की और वियतनाम की नेवी की भी। तो यहाँ पे अगेन एक कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। तो हमने फॉर्मली जो डिक्लेरेशन था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का वो 2007 में था, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने 2016 में साइन करा, ठीक है। उसके बाद वियतनाम का जो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस कोऑपरेशन है पर्टिकुलरली इन द मैरीटाइम डोमेन, दैट इज आल्सो डीपनिंग। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जून 2022 में एक जॉइंट विजन फॉर डिफेंस कोऑपरेशन और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जहां पे म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स की बात करी गई थी, इन दोनों एग्रीमेंट्स को अभी रिसेंटली जून 2022 में साइन करा गया था। और 100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट की जो लिमिट है दैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स वियतनाम, और इंडिया ने यह भी अनाउंस किया था कि हम और $500 मिलियन की जो डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको और बढ़ाएंगे ताकि वियतनाम की डिफेंस कैपेबिलिटी को, डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ावा मिल सके। बिकॉज अगेन अगर वियतनाम मिलिटरीली या अगर नेवी के मामले में बात करें अगर स्ट्रेंथन्ड है तो डेफिनेटली वियतनाम कैन काउंटर एंड कंटेन चाइना वेरी वेल, विच इज ऑफ ग्रेट कंसर्न टू इंडिया, विच इज ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, राइट। तो अगेन यहाँ पे बात आती है कैसे हम वियतनाम की मिलिट्री ट्रेनिंग को एक्सपैंड कर सकते हैं, वियतनाम की नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इंडिया इज प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव अंडर वाटर कॉम्बैट ट्रेनिंग टू द वियतनामी सेलर्स एट दी INS सातवाहन विच इज एट विशाखापट्टनम, राइट। तो ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दिस इज ऑपरेशनल सिंस 1974। और वियतनाम ऑल्सो एक्सप्लोर कर रहा है कैसी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग द इंडियन मैन्युफैक्चर्ड सर्वेलेंस इक्विपमेंट, स्पेशली अगर हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करें। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि जो ह्यूमन पायलट्स जो नहीं चलाते हैं, इस तरह के जो वाहन जो ह्यूमन पायलट्स नहीं चलाते हैं, जो कि अनमैन्ड होते हैं। अब ये हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, हमारे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए भी बहुत एक बूस्ट की बात है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। बिकॉज बहुत सारे जो देश हैं, बहुत सारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक में, उनका दुश्मन कौन है? चाइना है। तो अगर हमारे यहाँ से डिफेंस एक्सपोर्ट्स वहाँ पे बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की। अब ये जो है IPOI, इसको सजेस्ट पहली बार करा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में एट द 14th ईस्ट एशियन समिट, और ये कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे सागर विजन को भी, सागर मिशन को भी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे मैरीटाइम बाउंड्रीज जो है इंडो पैसिफिक देशों की, इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है और पार्टनरशिप्स को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज। तो दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जैसे आपको मैंने बताया कि चाइना को बहुत प्रॉब्लम होती है विद द टर्म इंडो पैसिफिक। चाइना से इसके इंडो पैसिफिक तो कोई टर्म है ही नहीं, इट्स एशिया पैसिफिक, राइट। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक इज वेरी वेल अंडरस्टूड। अब IPOI फ्रेमवर्क की बात करें, अब ये फ्रेमवर्क हमको बहुत ज़्यादा इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि कैसे हम अपने रिश्तों को, वियतनाम और इंडिया जो अपने रिलेशंस हो उसको कैसे और ज़्यादा रीजनली प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, पीस ओरिएंटेड बना सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अभी जो 17th मीटिंग हुई थी अगस्त 2020 में ऑफ द इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन, जहां पे ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की बात करी गई थी, तो इंडिया और वियतनाम ने एग्री किया था कि कैसे हम अपने बायलैटरल कोऑपरेशन को और बढ़ाएंगे इन लाइन विद द विजन ऑफ इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एंड द एशियान्स, एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। और दोस्तों 7 पिलर्स हैं IPOI फ्रेमवर्क के, लेकिन 5 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स जहां पे इंडिया और वियतनाम के बीच में बहुत कन्वर्जेंस देखने को मिल सकता है। वो क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी एंड रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, तो यहाँ पे आपकी वियतनाम की नेवी और आर्मी की यहाँ पे बात आ जाती है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट।
चलिए, सो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? कन्वर्जेंस ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैन प्रोवाइड एफिशिएंट स्कूल हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। तो इसको एलैबोरेट करिए आप 150 वर्ड्स में। तो दोस्तों ये हमारे 3 आर्टिकल्स थे आज के। बाकी जाने से पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जो कि हम आपके साथ एवरीडे शेयर करते हैं। सो दोस्तों ये कोर्सेज के बारे हमारे पेड कोर्सेज हैं। तो दोस्तों यदि आप इन कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस साल मेंस दे रहे हैं, आप मेंस की टेस्ट सीरीज लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, या मेंस का कोई क्रैश कोर्स के लिए आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, या आपको कोई स्पेशल मेंटरशिप चाहिए बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कि चलो मेंस की तो तैयारी करो लेकिन आपको स्पेशल गाइडेंस चाहिए उन कैंडिडेट्स के द्वारा जो कि ऑलरेडी भी सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आप दोस्तों ये कोर्सेज हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर कोर्स की बात करें तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि करंट अफेयर्स बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बनता है। तो वैसे बहुत सारे बच्चे मैगजीन्स डाउनलोड करके पढ़ते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, विच इज़ ऑल्सो वेरी फाइन। लेकिन अगर आप वीकली बेसिस पे अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं हमारे साथ, वैसे तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अपना खुद का न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए, लेकिन कई बार होता है कि 2-3 टॉपिक्स ऑब्जेक्टिवली हमारे मिस हो जाते हैं, है ना। चलो रोज के अगर हम 3 या 4 या 2 एडिटोरियल जैसे हम डिस्कशन में पढ़ते हैं, अगर वो हम कवर करें दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन ऑब्जेक्टिव न्यूज़ कई बार हमारी मिस हो जाती है। तो यदि आप ऐसी न्यूज़ को फॉलो करना चाहते हैं, हमारे कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।